वीडियो लेसन स्ट्राइक एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। कि मैं बोलना भूल जाती हूँ। खैर, इस वीडियो लेसन में ना हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन और इकॉनमी के जो क्लास 10th का इको का चैप्टर है, इसके बारे में हम उसका रिवीजन करेंगे। मैं वीडियो छोटा से छोटा रखूँगी ताकि आप लोग को रिवीजन में हेल्प हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या, इसकी डेफिनेशन आपको याद करके रखनी है। ये आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगी। देखो बच्चों, कितना भी समझ लो पर थोड़े बहुत वर्ड्स तो दिमाग में रख के जाना, ठीक है। उसी तरीके का आंसर लिखना। देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना। हमारी इकॉनमी, देश की इकॉनमी का वर्ल्ड की इकॉनमीज़ के साथ। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन हर तरीके से हो चुका है। इंडिया के अंदर मेड इन चाइना कितना सामान मिलता है, ठीक है। मेड इन इंडोनेशिया कितना सामान मिलता है, मेड इन बांग्लादेश कितना सामान मिलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडोनेशिया और बांग्लादेश, पर आई एम श्योर कि तुमने ज़रूर देखा होगा कि मेड इन चाइना तो सामान एकदम बाढ़ आ रखी है सामानों की, है ना। तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दुनिया छोटी हो गई है, एक कोने की न्यूज़ दूसरे कोने में कितनी जल्दी चली जाती है। देखो, कहीं वर्ल्ड कप हो रहा है, कहीं पे वो फोरकास्ट हो रहा है, सॉरी फोरकास्ट कह रही हूँ, कहीं पे वो लाइव दिख रहा है। हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, हमारा अटायर ट्रेडिशनली क्या था? साड़ी था, धोती था। हम लोग पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, पुलोवर्स पहनते हैं। ये सब तो हमने वेस्टर्न इकॉनमीज, वेस्टर्न कल्चर से उठाया, ठीक है। हम पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर मोमोज़ खाते हैं या फिर हम पास्ता खाते हैं, ये सब भी तो हमने बाहर से उठाया। सिमिलरली बाहर के लोगों ने भी तो हमारी कितनी आदतें उठाई। योगा देखो, वर्ल्ड योगा डे भी बनता है, पूरी दुनिया के लोग योगा करते हैं, ठीक है। इंडिया की संस्कृति, सनातन धर्म कितना सारा पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रखा है। तो जब एक आइडिया दूसरे देश में चले जाए, सिमिलरली सामान भी इधर से उधर चला जाए, लोग इधर से उधर जा पाएँ, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ना बच्चों ये कहता है कि पूरी दुनिया एक गाँव है। सीरियसली यही कहता है, मतलब हम सब कनेक्ट हो चुके हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। अब बात करते हैं एमएनसी। एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन। एक ऐसी कंपनी जिसके ऑफिसेस बहुत सारे नेशन में हो, जैसे एप्पल का या गूगल का ऑफिस कितनी सारी कंट्रीज़ में है ना, तो उसे एमएनसी कहेंगे। एमएनसी की फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके ऑफिसेस कितने सारी जगह पे होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये एमएनसी जो एक कंट्री में इन्वेस्ट करती है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब देखो, फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत क्यों है, क्या एडवांटेज होता है इससे? क्या होता है? मार्केट बढ़ती है बच्चों। जैसे मान लो एक कंपनी है, दवाइयाँ बेचती है। पहले वो इंडिया की कंपनी थी, इंडिया में ही दवाइयाँ बेच पा रही थी, पर अब वो पूरी दुनिया में दवाई बेच पा रही है। उसका मार्केट बढ़ गया ना, खरीदने वाले लोग बढ़ गए ना। तो इस कारण से सबसे बड़ा एडवांटेज फॉरेन ट्रेड का तो यही होता है कि मार्केट बढ़ जाती है, लोगों के लिए चॉइस बढ़ती है। आज मैं मार्केट में कोई टीवी खरीदने गई तो कितने सारे, गाड़ी खरीदने गई कितने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं मेरे पास। अगर मान लो ग्लोबलाइजेशन होता ही नहीं तो हमें सिर्फ वही गाड़ी खरीदनी पड़ती जो इंडिया की कंपनी बना रही है, इंडिया में बन रही है ना। तो हमारे पास ऑप्शन बढ़ता है, बायर जो लोग खरीदार होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के पास डिफरेंट मार्केट्स मिल पाती है और दो से ज़्यादा कंट्री, मतलब प्राइसेस जो होते हैं सिमिलर कंट्रीज़ में डिफरेंट प्राइसेस, फ़ायदा ही होता है। ग्लोबलाइजेशन इज़ गुड फॉर आवर इकॉनमी एंड एज अ कल्चर, एज अ नेशन, एज होल एज वेल। इन सबके लिए फ़ायदेमंद है। अब एमएनसी क्या था? मल्टीनेशनल कंपनी। ग्लोबलाइजेशन क्या था? इंटीग्रेशन होना, किसका? लोगों का, आइडियाज़ का, इकॉनमी का, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंपॉर्टेंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होती है? वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में बनाती है। सेंट्रल इकोनॉमिक जोन क्या है? एक वो इंडस्ट्रियल एरिया है जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में सेटअप करते हैं, ठीक है। आर टू हैव वर्ल्ड क्लास, इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है। मतलब जैसे इंडिया की सरकार ने कुछ यूपी, वेस्टर्न यूपी का हिस्सा दे दिया, सपोज करते हैं, ये SEZ घोषित कर दिया। अब इसमें ना सरकार क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी करती है ताकि बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे अगर अपनी इंडस्ट्री लगाए तो उसको आसानी हो। अच्छा, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? तुम लोग पूछोगे मैम हमें क्यों देना है, क्यों चाहते हैं हम बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए? बच्चों, बाहर के लोग आके इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोज़गार तो हमारी कंट्री में बढ़ेगा ना। वो हो सकता है बाहर से मशीन्स ले आए, पर जॉब तो वो इंसान तो नहीं लाएंगे ना, महंगे पड़ेंगे। इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड
डेंसली एंड लार्जेस्ट इवन पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया ही तो है, तो इंडिया के लोग यूज़ भी तो होंगे, ठीक है। तो इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, SEZ सरकारें स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करती है, जहाँ पे कंपनीज को बहुत ज़्यादा आसान करती है कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, लैंड मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए, ताकि वो आके अपनी फैक्ट्री लगाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करे, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड अब ऐसा तो नहीं है ना, कोई बैरियर नहीं लगाया, बाहर से सब कुछ इंडिया में आ रहा है, इंडिया का सारा सामान लोग बाहर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, कुछ हम ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। इंडिया की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे बैरियर लगाए, पहले तो बहुत सारे बैरियर लगाए ताकि अपनी कंट्री के अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। पर इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950 से 1960s में हम देखते हैं कि नॉट हैव अलाउड दिस कंट्री टू ग्रो, डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल हो पा रही थी। फिर 1991 में हमारी कंट्री में LPG रिफॉर्म आए। कौन से रिफॉर्म आए, LPG रिफॉर्म। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है। पहले ना हम लोगों ने बाहर की कंपनीज को अलाउ नहीं करा था कि वो इंडिया में आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, हम काफ़ी बंद थे। कब तक, 1991 से पहले। पर 1991 में बहुत ट्रेमेंडस, बहुत बड़ा रिफॉर्म आता है, उसे कहते हैं LPG रिफॉर्म। क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, LPG रिफॉर्म आते हैं इंडिया के अंदर। इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। आज की डेट में हम लोग कितनी सारी चीज़ों के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुके हैं, एक्सपोर्टर बन चुके हैं, और सब किसकी देन थी, 1991 की LPG रिफॉर्म की। अच्छा, तुम लोग को अगर आइडिया हो कौन थे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर, डू लेट मी नो। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इतने भारी भारी वर्ड तो बोल दिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पर इसका मतलब क्या हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल बन जाना, मतलब इतनी जो रुकावटें थी ना आज तक, उनको ख़त्म करना, ठीक है, उनको थोड़ा ईजी करना ताकि बाहर की कंट्रीज इंडिया में आए, अपना काम सेटअप करें। ये नहीं कि उनको ये बैरियर लगा दे, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो इरिटेट होकर नहीं आएंगी ना। लिबरलाइजेशन होता है रिमूव कर देना बैरियर या फिर रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पे लगाती है, ताकि ईज हो जाए, रेगुलेट हो जाए फॉरेन ट्रेड, ताकि फॉरेन ट्रेड हम रेगुलेट कर सके। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज को आने देना काम करने के लिए, ठीक है। प्राइवेट दवाइयों की कंपनी, अब ऐसा नहीं है ना गवर्नमेंट सब चीज़ होल्ड करके रखे कि नहीं कुर्सियाँ वाली कंपनी भी मेरी है, दवाइयों वाली कंपनी भी मेरी है, एरोप्लेन वाली कंपनी भी मेरी है। नहीं, गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है, कंपनियाँ चलाना, बिजनेस चलाना नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज को आने देना, डेवलप होने देना। और ग्लोबलाइजेशन तो तुम समझ ही गए। प्राइवेटाइजेशन देखो, प्राइवेटाइजेशन होता है ओनरशिप दे देना प्राइवेट लोगों को, जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गए, रतन टाटा जी हो गए, और ये अंबानी, रिलायंस ग्रुप हो गए, सब प्राइवेट सेक्टर है जो कि काफ़ी डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट। बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जैसे BPO कहते हैं। मान लो एक कंपनी को कॉल सेंटर का काम कराना है, जैसे मान लो कि हिटाची की AC की कंपनी है। अब AC तो तुमने बना के बेच दिया, पर AC में कोई दिक्कत आई, इंस्टॉलेशन में दिक्कत आई, AC ख़राब हो गया, तो अब हम कहाँ जाएंगे, हिटाची तो इंडिया की कंपनी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हिटाची वाले बोलेंगे, इंडिया में किसी कंपनी को बोलेंगे, भैया तुम हमारा कॉल सेंटर संभाल लो, इंडिया के लोगों को जो दिक्कत है, इवन वर्ल्ड, ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड के लोगों को जो दिक्कत है तुम लोग इनसे डील करो, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तुम्हारा काम है इनकी क्वेरीज सॉल्व करना। इस आप देखो, अपना बिजनेस को आउटसोर्स कर दिया ना, आउटसोर्स मतलब किसी और को दे देना, इसलिए BPO नाम रखा है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब अपना प्रोसेस, अपना बिजनेस आगे किसी और को दे देना। अच्छा, फिर उसके बाद इसी को कहते हैं बच्चों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 1991 में आई थी ना, इसे लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म जो कहते हैं, यही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। इसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। MNC जो होते हैं वो अपने ऑफिसेज बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं पूरे, और उन्हें चीप लेबर मिलता है, जैसे चाइना में, बांग्लादेश में, इंडिया में यहाँ पे खूब पॉपुलेशन है, लोग स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है, तो सस्ते लेबर मिल जाते हैं, सस्ता काम करा लेते हैं। वही तुम USA में
जाके कंपनी खोलोगे तुम्हें इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। वहीं इंडिया में तुम्हें 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 इतने सारे लोग मिल जाएंगे इतने रेट पे काम करने के लिए। एमएनसी जो होता है प्रोडक्शन सेटअप करती है लोकल कंपनीज़ के साथ, ही मैंने तुम्हें बताया, जिससे लोकल लोगों को वो मिलता है, रोज़गार मिलता है। ब्रिंग देम विद लेटेस्ट, और एमएनसी जब आती है ना तो वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती है। एमएनसी के फ़ायदे पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, फ़ायदे पढ़ रहे हैं। पहला फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होता है, दूसरा वो एरिया की डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्री लगेगी तो आसपास की बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी डेवलप होगी, जैसे खाने की रेडी, खाने की रेस्टोरेंट, लोग वहाँ काम करने आएंगे तो उन्हें ढाबा भी चाहिए, ठीक है, वहाँ रहने लगेंगे आसपास तो सिटीज़ भी डेवलप होने लग जाएगी। फिर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एमएनसी अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आती है। कुछ एमएनसी तो इतनी बड़ी होती है कि उनकी एंटायर बजट ऑफ को बहुत बड़ी बड़ी, जैसे गूगल हो गया, ठीक है, ये एप्पल हो गया, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज़ है, तो ये जब इंडिया में आती है तो एकदम ही गेम चेंजर की तरह होती है। इतना सारा इंडिया में आके अपना सामान प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट करेंगी तो इंडिया को भी तो फ़ायदा होगा। और फिर कंट्रोल करती है प्रोडक्शन बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद स्मॉलर, छोटे छोटे जो फर्म्स होते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस ग्रुप होते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है एमएनसी के कारण। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो आप ये देखते हैं टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कारण से टेक्नोलॉजी ने ना, ये बेसिकली है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करा है। टेक्नोलॉजी के कारण तो हम जुड़े हैं। देखो पहले तो टेलीग्राफ, टेलीफोन तक ही हम सीमित थे, फैक्स तक ही सीमित थे, अब तो हम क्या क्या करने लगे। देखो इंटरनेट के कारण के बदौलत हम लोग कितनी आसानी से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, कितनी आसानी से मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इतनी लैगिंग भी नहीं होती। वर्ल्ड कितना छोटा हो गया है, तुम्हारा कोई रिलेटिव जो बाहर की कंट्री में रहता है, अरे तुम तो फ़ोन घुमा के कभी भी उससे बात कर सकते हो। पहले जाना पड़ता था बाहर, वो जहाँ से आप ISD कॉल्स कर सकते हो, इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हो, लाइन में लगना पड़ता था। अब तो बस एक क्लिक का भी हो गया सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी ने ऐसे ही हमारी इकॉनमी, आइडियाज़ लोगों को भी इंटीग्रेट कर दिया और हमें ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा बना दिया। ये तुम्हारा रिवीजन ख़त्म हुआ इस चैप्टर का। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना।